नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। चंडीगढ़ में सूक्ष्म सिंचाई योजना को लेकर जिला उपायुक्तों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूक्ष्म सिंचाई योजना की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि हर खेत को पानी पहुंचाया जाए ताकि प्रदेश के हर किसान को लाभ मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई के लिए दक्षिण हरियाणा के 8 जिलों पर विशेष फोकस करने के निर्देश भी जारी किए और मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र योजना की भी समीक्षा की। वहीं परिवार पहचान पत्र योजना की कई बिंदुओं पर उपायुक्तों से फीडबैक लिया गया। साथ ही सर्वे के कामों में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए गए। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में अटल भूजल योजना से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अटल भूजल योजना के सफल क्रियान्वयन में सहायता के लिए 6 समूह के डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन पार्टनर्स की भागीदारी को मंजूरी दी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने अपने विजन भूजल विकास एवं प्रबंधन में एक और अहम कदम बढ़ा दिया। मंजूरी के बाद ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार किया जाएगा और पंचायत स्तर पर इसके क्रियान्वयन में सहयोग भी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में अटल भूजल योजना को मेरा पानी मेरी विरासत और सूक्ष्म सिंचाई जैसी दूसरी जल संरक्षण योजनाओं के साथ जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने इस दौरान भविष्य की योजनाओं के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। हरियाणा सरकार ने करनाल यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ऐसे में हरियाणा के लोगों को यह बड़ी सौगात है, क्योंकि काफी समय से लंबित मांग थी जो पूरी हुई है। इस परियोजना के तहत करनाल यमुनानगर रेल लाइन हरियाणा के लोगों को त्वरित, सुरक्षित, किफायती, आरामदायक और विश्वसनीय मोबिलिटी विकल्प देगी। इस रेल प्रोजेक्ट में 883.78 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी, जो 4 साल में पूरा होगी। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 34 में नगर निगम के दफ्तर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के गृह और शहरी निकाय मंत्री अनिल विज को मौके पर बड़ी खामियां मिली, जिसको लेकर कार्रवाई करते हुए अनिल विज ने एसडीओ को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को और लापरवाह लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के गृह एवं शहरी निकाय मंत्री अनिल विज गुरुवार को अचानक गुरुग्राम के सेक्टर 34 में नगर निगम के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी खामियां सामने आई, तो वहीं नगर निगम कमिश्नर सहित कई आला अधिकारी अपनी सीट से नदारद थे। इस मामले में अनिल विज ने जहां 2 एसडीओ को सस्पेंड कर दिया, तो वहीं नगर निगम कमिश्नर को भी जमकर लताड़ लगाई। इस मामले पर गृह एवं स्थानीय निकाय मंत्री की माने तो घोटाले की इंक्वायरी में एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए गए हैं। किसी भी सूरत में किसी भी विभाग में भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। 2 एसडीओ मैंने सस्पेंड किए, जो बिना बताए, बिना कोई चिट्ठी दिए यहाँ से नदारद है, और कोई चीफ इंजीनियर भी उनका जवाब नहीं दिया। एक यहाँ पर इंक्वायरी हुई थी, उसमें करोड़ों रुपए का घपला बता है, उसकी मैंने एफआईआर दर्ज करने का कि उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। और मैंने मांगा है कि सारे कर्मचारी इस नगर निगम के परसों के दिन
उन्होंने क्या क्या काम किया, सेल्फ रिपोर्ट बनाकर और वेरीफाई करवा के अपनी हायर अथॉरिटी से मेरे को भेजेंगे, ताकि हमें पता लगे कि कौन कर्मचारी क्या। वहीं अनिल विज ने सबसे ज्यादा वक्त नगर निगम के अकाउंट्स ब्रांच में बिताया। अकाउंट्स ब्रांच में तैनात कर्मचारियों से गृह मंत्री खुद फाइल्स को लेकर पूछताछ करते नजर आए। साथ ही कई विभागों में खामियों पर निगम कमिश्नर से पूछताछ की। वहीं अपने इस औचक निरीक्षण के दौरान विज ने माना कि नगर निगम गुरुग्राम में बड़े सुधार के साथ बड़े बदलाव की भी जरूरत महसूस की गई है और जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, स्टाफ के रैशनलाइजेशन की जरूरत है। मैंने देखा है कि स्टाफ बैठा हुआ है, सारे दिन में उनके पास काम नहीं है। वो रैशनलाइजेशन करने के लिए मैंने कहा है। कोई मूवमेंट रजिस्टर नहीं है, कोई आए कोई जाए, कोई हिसाब किताब नहीं है। आपको बता दें कि सूबे के गृह मंत्री अनिल विज अपने विभाग में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं, जिसका उदाहरण समय समय पर देखने को मिलता है। वहीं पिछले दिनों गृह मंत्री अनिल विज दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने हरियाणा भवन का औचक निरीक्षण कर खाने पीने और साफ सफाई का जायजा लिया और कर्मचारियों को कोविड नियमों के पालन करने के निर्देश भी दिए। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुवार को पंचकुला सेक्टर 2 स्थित बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान करीब 60 लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के सामने अपनी समस्याओं को रखा, जिनमें से ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निवारण कर दिया गया, जिसकी जानकारी खुद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि दिव्यांगों की मदद को हमारी सरकार हमेशा तैयार है। समस्याएं तो जिंदगी के साथ चलती हैं, समस्याओं का समाधान भी होता रहता है, लेकिन जो आज के इस जनता के दरबार में मैं हाजिर हूँ और इस दरबार में जनता की तरफ से अभी तक मेरा ख्याल है 50-60 के करीब जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में समाधान करने का प्रयास किया। कुछ को तुरंत टेलीफोन के द्वारा अधिकारियों से बात करके, कुछ को लिख करके हम भेज रहे हैं ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। प्रमुख रूप से समस्याएं तो कुछ व्यक्तिगत हैं, कुछ जो एक सेक्टर के नाते कहीं पर कोई गेट की समस्या है, कहीं पर पानी की समस्या है, कहीं पर ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ज़्यादा है और उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि जहाँ पर भी किसी भी कार्यकर्ता को या कोई जो अपना जनता का कोई भी व्यक्ति आता है तो हम उसको सेटिस्फाई कर सकें। विकलांगों के लिए हमारी सरकार शुरू से काम करती आ रही है। पिछली बार भी हमने लगभग 450 या 500 विकलांगों को उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो आर्टिकल्स उनको ज़रूरत थी, चाहे वो ट्राईसाइकिल वगैरह या जो भी थी वो दी थी। और आगे भी हम अगले महीने लगभग 350 लोगों को जो हैंडीकैप के जो सपोर्ट सिस्टम है वो देने जा रहे हैं। ये जो आए थे हैंडीकैप, इन्होंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि हैंडीकैप को, मियाँ बीबी दोनों हैंडीकैप हैं, हमें रोजी रोटी कमाने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए। तो हमने वो सेक्टर 15 की जो वेंडिंग जोन है वहाँ इनको परमानेंट प्लेस दिलवाया है। और आज इन्होंने ये बताया कि जो किराया है वो 2000 रुपये है। हैंडीकैप होने के नाते उसके अंदर कुछ ना कुछ रह जाए। तो अभी मैंने मेयर साहब से बात की है, कमिश्नर साहब से कहा है, और अगले हम जो मीटिंग होगी उसके अंदर रेजोल्यूशन लेकर के आएंगे कि जो हैंडीकैप लोग रोजी रोटी कमा करके अपना गुजारा कर रहे हैं, उनकी जो किराया है वो 50% होना चाहिए। तो मुझे पूरी आशा है कि सारे जो मेयर साहब ने तो हाँ कर दी है, बाकी के पार्षद भी
इसको खुशी से जा पार करेंगे और हम हैंडीकैप की सहायता के लिए हमेशा तैयार। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम यमुनानगर ने स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। यह विशेष स्वच्छता अभियान 100 दिनों तक चलेगा, जिसकी शुरुआत वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सिटी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है। यमुनानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम की ओर से 100 दिनों तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गुरुवार को नारियल फोड़कर की। इसके साथ ही उन्होंने पौधरोपण भी किया। इतना ही नहीं, इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सिटी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने कहा कि आज से अभियान नगर निगम ने शुरू किया है, जिसमें पौधरोपण अभियान भी चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य जन जन तक सफाई और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है, जिसमें समाज का भी सहयोग मिलेगा। शहर की सफाई के लिए जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष आग्रह रहा है सफाई के प्रति, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष आग्रह रहा है, तो हमारे कमिश्नर साहब ने आज एक योजना बनाई है कि 100 दिन हम इस प्रकार का एक योजना बनाई कि शहर की सफाई के लिए प्रोग्राम की शुरुआत की, और साथ ही साथ उसमें पेड़ लगाने के लिए भी उन्होंने आह्वान किया है। मैं समझता हूँ कि समाज का भी पूरा सहयोग रहता है, और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो और समाज मिल के अगर काम करता है तो निश्चित तौर से शहर हमारा साफ सुंदर भी होगा और ग्रीन भी होगा। इसलिए आज शुरुआत की है, और यकीन है कि निश्चित तौर से समाज का भी इसमें सहयोग मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि स्वच्छता और हरित एक अच्छा प्रयास है। आज जो प्रयास शुरू किया गया उसके परिणाम अच्छे हैं, और हम सबको सफाई का ध्यान रखना होगा, जिससे अगली पीढ़ी में बदलाव दिखे। काम के लिए शुरुआत हो वो अच्छी बात है, और कोई भी कार्यक्रम अगर मान लो एक बार हमने शुरू किया और ये 100% गारंटी उसकी नहीं है कि वो पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगा या सारा हो जाएगा, लेकिन प्रयास हुआ है, उसके अच्छे परिणाम है जो प्रयास हुआ है। लेकिन ये कोई ऐसा प्रयास नहीं है कि एक बार आपने कर दिया और उसके बाद बस इम्प्लीमेंट हो गया। ये तो सतत है, मतलब जीवन में रोज का रोज टाइम, हर टाइम है ये। मतलब मैं किसी टाइम ऐसा नहीं है कि सुबह के टाइम तो मैं सफाई का ध्यान रखूं और दोपहर को मैं रखना बंद कर दूं, तो ऐसा नहीं है। ये 24 घंटे रखने का ध्यान रखने की जरूरत है। समाज इसका पूरा ध्यान रखे, हम सब ध्यान रखेंगे, सफाई कर्मचारी भी इसमें काम करेंगे और समाज भी सहयोग करेगा। इसके साथ ही वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कार्यक्रम सिंबॉलिक है और लोगों को बूस्ट करने के लिए है, जिससे समाज में जागरूकता बढ़ रही है। आज का जो प्रोग्राम है वो सिंबॉलिक है, दिखाने के लिए है, कि प्रेरणा देने के लिए है कि लोग इकट्ठे हुए, वहाँ बात रखी, मैंने विधायक जी ने अपनी बात रखी, तो वो बात रखने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन करना तो समाज नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे समाज में एक जागृति आती जा रही, इसी प्रकार से ग्रीनरी के प्रति भी जागृति आती जा रही। आज मुझे बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग पैसे वाले लोग हैं, वो आते हैं, हमें कहते हैं कि भाई अब आप बताओ, मैं कहीं पेड़ लगाने के लिए तैयार है, आपको ट्री कार्ड देने के लिए तैयार है, तो समाज में जागृति बढ़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, लगातार काम किया जा रहा है। एकदम ज्यादा बरसात होती है तो ऐसे में पानी का आना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ देर में पानी उतर जाता है। बरसात की भी जरूरत है, क्योंकि आज पानी का जलस्तर नीचे गिर रहा है। पानी की भी जरूरत है, बारिश की भी जरूरत है, और अगर एकदम मतलब यानी कि जो रूटीन पानी है उससे 100 गुना पानी अगर ज्यादा गिरेगा थोड़ी देर रुक भी जाएगा। अगर 1-2 घंटे के बाद पानी साफ हो जाता तो मैं समझता हूँ कि इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि पानी खड़ा है, तो थोड़ी देर में निकल जाता है पानी। और पानी की बहुत सख्त जरूरत है। जो पानी का जो वाटर लेवल हो इतने नीचे चला गया, तो अब सावधान प्रार्थना करें किस तरीके से बारिश हो रही है, पानी पर कम से कम ये वाटर लेवल ऊपर आए। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने देश को खुले में शौच मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो 100 साल बाद सफल होना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से आज सारा देश इस ओर बढ़ रहा है। सब स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। महात्मा गांधी थे ना, तब उन्होंने कहा था खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, तो कब की बात है। लेकिन खुले में शौच बंद कर दिया 100 साल लग गए। जब मोदी जी आए तो उन्होंने एक प्रेरणा दी, और उस प्रेरणा के बाद देश में खुले में शौच जाना बंद हो गया।
तो अब ये प्रयास है, सफाई का भी एक प्रयास है। गांधी जी ने बहुत उस पर ध्यान दिया, लेकिन बीच में जो सरकारें आई तो मेरा ख्याल के शायद उनकी प्राथमिकता में ये नहीं रहा। जब से ये सरकार बनी है तो मोदी जी का विशेष आग्रह है ये कि इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, इसकी तरफ हमें उसमें काम करना। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत 100 दिनों तक हर गुरुवार को शहर के सार्वजनिक स्थानों पर गहनता से सफाई की जाएगी। यह अभियान यमुनानगर और जगाधरी बस स्टैंड, लघु सचिवालय, यमुनानगर, जगाधरी सिविल अस्पताल, रेलवे स्टेशन समेत सभी सार्वजनिक स्थानों पर चलाया जाएगा। इसके अलावा कई पौधरोपण, रात्रि सफाई, नालों और नालियों की सफाई, बड़े सार्वजनिक स्थानों की सफाई समेत कई गतिविधियां भी चलाई जाएंगी और शहरवासियों को सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर धीमी होने और कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसके तहत 23 जुलाई से अब 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री कवलपाल गुर्जर ने कहा है कि स्कूलों को खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इससे पहले 9वीं और 12वीं के स्कूल तैयारी के साथ ही खुल चुके हैं, जिसे लेकर अभिभावकों में भी उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अगर आने वाले समय में किसी भी तरह से स्थितियां ऐसी बनती हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोरोना के मामलों में बढ़ती देखने को मिलती है, तो सरकार स्कूलों को फिर से बंद करने पर भी विचार कर सकती है। देखिए, तैयारियां पूरी हैं हमारी पहले से ही, और पहले हमने जो हमारे 9वीं से 12वीं तक के थे वो स्कूल खुले थे, और उसी दिन ही हमने इसकी घोषणा कर दी थी कि 23 से हम इसको भी खोल देंगे। 23 तारीख से हम ये खोलने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि अभी एक संस्था ने जो सर्वे किया उसने जानकारी दी है कि जो एंटीबॉडी है वो बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ है बच्चों में, तो निश्चित तौर से उससे मैं भी उत्साह मिला है, और मैं समझता हूँ अभिभावकों को भी उससे काफ़ी उत्साह मिला है। और आज की तारीख में हरियाणा में कहीं भी कोई केस है नहीं, कोरोना का कोई केस नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही रहेगा। अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि थर्ड वेव का खतरा भी, कि भी वो घोषणा करते हैं कि थर्ड वेव आएगी, पर थर्ड वेव के इंतजार में हम स्कूल तो बंद नहीं रख सकते ना। तो थर्ड वेव अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, मान ली थर्ड वेव आती है ऐसी है, तो उसका तुरंत हम निर्णय लेंगे अगर कोई ऐसी बात होगी तो। अभी तो स्कूल शुरू कर रहे हैं। जहाँ तक आपने और जो प्राइमरी स्कूल की बात है शुरू करने की, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। पहले हम ठीक तरीके से इसको स्थापित करते हैं। सरकार लगातार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत केरल की तर्ज पर हथनीकुंड बैराज पर थीम पार्क बनाया जा रहा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है, जिसकी जानकारी शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कवलपाल गुर्जर ने दी है और बताया कि इस थीम पार्क को बनाने में 12 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हरियाणा सरकार हथनीकुंड बैराज पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत से केरल की तर्ज पर थीम पार्क बना रही है। पार्क का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। थीम पार्क का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य जून 2022 रखा गया, जिसकी जानकारी शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने दी। उन्होंने बताया कि हथनीकुंड बैराज क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। वो कुछ दिन पहले केरल के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि केरल की तरह जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के हरियाणा सीमा पर स्थित हथनीकुंड बैराज क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपार संभावनाएं। देखिए, केरल में हम जिस प्रकार से घूम के आए और वहाँ कुछ जानकारियाँ मिली, तो हम भी उसको पहले से वैसे तो उस दिशा में पहले ही बढ़ रहे हैं। जो हम होम स्टे पॉलिसी लेके आ रहे हैं, तो उसमें भी वही है। और वहाँ हमने देखा कि जिस प्रकार से कुछ वहाँ ऐसे इवेंट हैं, जैसे नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ने का भी एक वहाँ है, तो उसको देख के मुझे लगा कि हमारे यहाँ भी जो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे काम हैं, चाहे हमारा पशुपालन है, चाहे हमारे दूसरी खेती है, तो दूसरे प्रदेश के लोगों का इंटरेस्ट है उसको देखने में। और इंटरेस्ट हरियाणा के बारे में आज देश और विदेश का काफ़ी इंटरेस्ट है। जैसे अभी आपने हथनीकुंड की बात की, तो हम वहाँ काफ़ी पैसा खर्च करेंगे, लगभग 12 करोड़ रुपये हम खर्च रहे हैं वहाँ।
एक बहुत अच्छा पार्क डेवलप करें। बहुत अच्छी जगह है वो, खासकर आजकल तो बहुत ही सुंदर जगह है। जब बादल होते हैं आसमान में और हल्की हल्की बारिश हो रही होती है तो बस में तो बहुत ही सुंदर जगह है। तो वहाँ लोगों का इंटरेस्ट भी है, पहाड़ी है काफ़ी वहाँ पे। तो वहाँ नए जो है वो शुरू करने वाले हैं, नए इवेंट्स शुरू करने वाले हैं। तो उस पर हमारा विचार चल रहा, तो जल्दी वो हम शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि शायद इसी साल में वहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ शुरू करेंगे ताकि उससे वहाँ पर्यटक की संख्या बढ़े। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हथनीकुंड बैराज पर 23 एकड़ भूमि पर केरल की तर्ज पर थीम पार्क बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। पार्क में एक आर्टिफिशियल लेक बनेगी, बच्चों के लिए खेलने का स्थान होगा। थीम पार्क में एक नक्षत्र केंद्र भी बनेगा। मनोरंजन के लिए भूल भुलैया होगी। खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी होगा। घूमने के लिए उचित लोकेशन होगी। झूले और सेल्फी स्थान की सुविधा होगी। इसके साथ ही कई आकर्षक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस थीम पार्क को बनाने का मकसद हथनीकुंड बैराज पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और पर्यटकों को प्रकृति से रूबरू करवाना है, जिससे से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंच सके। इसके साथ ही पर्यटन विभाग की कोशिश है कि जो विदेशी पर्यटक घूमने के लिए भारत आते हैं उनके लिए टूरिस्ट पैकेज दिया जाए। विदेशी पर्यटकों के आने से इलाके को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलेगी और पर्यटन बढ़ने से रोजगार के साधन बढ़ेंगे। इस थीम पार्क में प्रदेश के नागरिकों समेत साथ लगते उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल समेत कई राज्यों के भारी संख्या में लोग पहुंचकर आनंद उठा सकेंगे। इस पार्क के बनने से यहाँ एक टूरिस्ट हब बनेगा। हथनीकुंड बैराज की अपनी एक खासियत है कि यहाँ से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को समझौते के मुताबिक पानी की सप्लाई दी जाती है। इसीलिए दृश्य देखने के लिए काफी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं नूंह के लघु सचिवालय में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने 15 समस्याओं को सुना, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। साथ ही सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को आदेश भी जारी किए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पंचायत राज लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि गलियां, नालियां और रास्ते बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। वहीं उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, इससे किसानों की भलाई के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं और इस विभाग के अलग होने से बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही डॉक्टर बनवारी लाल ने आंदोलन को लेकर कहा कि केंद्र सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन आंदोलनकारी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे में जिद छोड़कर आंदोलनकारियों को बातचीत करनी होगी, क्योंकि बातचीत से ही हर समस्या का हल हो सकता है। आज टोटल हमारी जो ग्रीवेंसेस थी वो 4 तो पुराने थे और 9 नए थे, जिनमें से 10 डिस्पोजल हो गए, 3 पेंडिंग है और 2 नए आज इशू जो ग्रीवेंसेस आए थे उनको भी, शिकायतों को भी अगली मीटिंग के लिए हमने रख दिया है कि अगली मीटिंग में इनको रखो। और जिस तरह से शिकायत आ रही थी कि भाई कई जगह जो रोड बने हुए हैं उनके ऊपर ही रोड बना देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो लेवल है वो ऊंचा हो जाता है और लोगों के घरों में पानी वगैरह भरने लग जाता है। तो उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि जितनी भी इंजीनियरिंग विंग्स है वो ये देखें कि उसकी लेवलिंग सही हो और किसी भी आदमी को कोई दिक्कत ना हो, किसी के जल भराव या किसी को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये डायरेक्शन दी गई है, तो इसमें कार्रवाई अब हम अधिकारियों को कह दिए कि आगे से इस पर कार्रवाई की जाए। जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, सहकारिता विभाग एक बहुत ही मतलब अहम विभाग है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है वो आत्मनिर्भर भारत सहकारिता विभाग के जरिए ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है। पहले तो जो विभाग है वो हमारा अलग हुआ, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ था पहले। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया और माननीय अमित शाह जी को इसकी जिम्मेवारी दी है, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई नए काम होंगे
और उनके कुशल नेतृत्व में कॉर्पोरेशन विभाग काफ़ी अच्छा काम करेगा। और किसानों से जुड़ा हुआ महकमा है, तो किसानों को जितने भी जो सुविधाएं हैं, चाहे लोन की सुविधाएं हो, इक्विपमेंट्स की सुविधाएं, जो भी बीज की, खाद की, जो भी सुविधाएं किसानों को देख सकेंगे वो हम पूरी देंगे। भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र तोमर जी, हमारे जो कृषि मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में मंत्रियों ने कई बार बात किसानों से की, लगभग 11 बार बातें की, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। और वो इसलिए नहीं हो पाया कि किसानों ने एक जिद पकड़ी हुई कि भाई तीनों कानून रद्द करो। लेकिन सरकार ये कहती है कि हम जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में है। अगर आपको इन कानूनों में कुछ गलत दिखता है तो वो पॉइंट आउट करें ताकि उसमें संशोधन किया जा सके। तो मैं तो किसान भाइयों से भी, किसान संगठनों से भी ये अनुरोध करूँगा कि बातचीत करें और उसमें क्या किसान के विरुद्ध है इन कानूनों में, उसको सरकार को बताएं ताकि उसमें संशोधन किया जाए और इस गतिरोध को दूर किया जाए। तो जनता सरकार में फिलहाल इतना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।